नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो डिस्कशन है हमारा या फिर मैं आपसे जो बात शेयर कर रहा हूँ वो अभी थर्ड वेव के लिए है, जो सभी को अभी सब तरफ न्यूज़ आती है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं या टीवी पे या रेडियो पे, कहीं ना कहीं आप सुनते जा रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया XYZ सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि थर्ड वेव, कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। ये सभी का एक सभी के दिमाग में ये बैठा है कि थर्ड वेव आने वाली है, और उसमें भी ये चल रहा है कि ये बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जो पहला जो शुरुआत में कह रहे थे कि जो बुज़ुर्ग है, जो 60 एज के ऊपर है, उनको ज़्यादा ये जो जिसे कहते हैं कि अफेक्ट ज़्यादा करेगी या नंबर ज़्यादा रहेंगे बुज़ुर्गों पेशेंट में कोरोना पॉजिटिव के या कोविड-19 पॉजिटिव के। उसके बाद में जो सेकंड वेव्स अभी जो है फ़िलहाल बनी हुई है या अभी कम होते जा रही है, तो उसमें फिर जो यंग लोग हैं, यंग एज के जो लोग हैं, जो 30 के नज़दीक में है, 30, 30, 40 इस एज के ग्रुप में ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। और जो अभी थर्ड वेव सभी को पता ही है या अभी सभी न्यूज़ में वही चल रहा है, विषय चल रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है और उसमें फिर बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो सभी के घर में बच्चे लगभग रहते ही है, कोई किसी उम्र का, कोई 0 से 16 एज या 18 एज, हम ये बच्चों का अगर उम्र अगर कहेंगे, क्योंकि 18 एज के ऊपर को ही अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन का चल रहा है। तो जिनको अगर फर्स्ट वैक्सीन हुए है तो वो वैसे ही 50% सेफ हुए हैं अगर डाटा के हिसाब से हम अगर देखा जाए तो। और फिर उसके बाद में फिर अगर 0 to 16 या 18 एज, ये अगर ये लोग अभी बाकी है जिनको अभी वैक्सीन हमारे कंट्री में तो नहीं चल रहे हैं। बाकी जो देश है, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसा देश है या और भी बाकी सारे जो प्रगत देश है, उनमें वैक्सीनेशन जो है 12 ईयर के ऊपर में शुरू हो गया है या उनमें फिर वो प्रोसेस में है। उनको अभी 12 ईयर के ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के उनको देने के लिए कहीं पर चालू है और कहीं पे अभी चालू हो जाएगी। लेकिन हमारे कंट्री में अभी भी जो बिलो जो 18 ईयर है उनको अभी वैक्सीनेशन का कोई विषय अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही बाकी है। 16 एज के ऊपर वाले भी बाकी है, 45 एज वाले भी बाकी है, जो जिनकी उम्र 45 उम्र के ऊपर में है। और अभी हमारे कंट्री में 18 ईयर के ऊपर वालों को वैक्सीनेशन शुरू हुई है। तो अभी जो 0 to 18 ईयर वाले लोग या बच्चे हैं, उनको किस तरह से अभी से हम प्रोटेक्ट करें। थर्ड वेव आने वाली है, आएगी नहीं आएगी ये किसी को कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ स्टडी रहती है। बाकी के कंट्रीज़ में जो हुआ है उनके हिसाब से ये आकलन रहता है, अनुमान रहता है कि थर्ड वेव आएगी और उसमें फिर बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। लेकिन मैं अभी से इस विषय को मैंने इस कारण से लिया है कि हम जो है प्यास लगने के बाद में कुआं नहीं खोदते हैं, हम कुआं पहले से ही खोद के रखते हैं ताकि जब भी हमें प्यास लगे हम पानी पी सकें। तो मेरा आज का आपसे जो शेयर करने का है आज जो मैंने इसको टॉपिक को लिया है वो उसी कारण से लिया है। अगर थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी ये पता नहीं है। सपोज अगर आएगी तो इसमें छोटे बच्चे अफेक्ट हो गए, ये अभी तक चल रहा है, सभी का जो भी एक्सपर्ट है उनमें वही डिस्कशन चल रहा है। अगर हम अभी से अपने बच्चों को अगर प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम अभी से उनको कुछ ऐसी दवाई शुरू करेंगे, दवाई का मीन्स है रसायन चिकित्सा। मैं आयुर्वेद से ताल्लुकात रखता हूँ, तो मैं आपको रसायन चिकित्सा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अगर अभी से कुछ उनको ऐसी दवा देंगे कि जिस कारण से उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी जो रोग प्रतिकार क्षमता है वो बढ़ेगी, उनमें ये जो वायरस है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, उस डायरेक्शन में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं उनको आप संभाल के रखिए। मेरे घर में भी बच्चे हैं, 5 साल 5.5 साल की उम्र के बच्ची है एक। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने अभी तक खुद को ये जो अभी 1-1.5 साल से आप लगे हुए हैं, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो बच्चों को किस तरह से हम अफेक्ट ना हो कैसा रख सकते हैं उनको। तो जो बाहर काम करने वाला व्यक्ति है, घर में कोई एक व्यक्ति रहता है जो बाहर काम करने वाला रहता है, तो वो ज़्यादा बच्चों के कंसल्ट में ना आए, डायरेक्टली उनसे एक्सपोज ना हो।
जो सांस से सांस रहती है वो नहीं हो। इसका मतलब है कि सबको अपने अपने बच्चों से लाड़ प्यार रहता है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को लेते हैं, गोदी में खिलाते हैं, उठाते हैं, उनसे खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, उनको नज़दीक लेते हैं, क्योंकि सभी को सबके बच्चे प्रिय रहते हैं। लेकिन ये जो अभी कंडीशन बनी हुई है, इससे मेरा खुद का एक मानना है कि अभी बच्चों से जो व्यक्ति है जो बाहर जाते आते रहता है, जो वर्किंग में है, जो ऑफिस में जाते आते रहते हैं, जो कोई किराना की कोई है या ग्रॉसरीज़ है या कोई डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, दूध है, तो ये अगर लाने वाला है, आने वाला है, बाहर से जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसा जो पुरुष है आपके फैमिली में, वो बच्चों से डायरेक्टली अभी ना मिले। अगर मिलना ही है तो आप मास्क पहन के मिले, क्योंकि ये असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर किसी जो काम करने वाला व्यक्ति जो है उनको अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो बहुत लोगों में ये भी पाया जाता है कि सिम्टम्स ही नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सिम्टम्स मिले, किसी किसी को कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलते हैं, कोई सिम्टोमेटिक ही रहते हैं, जिनकी अच्छी इम्यूनिटी है उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलते हैं। तो वो फिर कहीं ना कहीं तो भी वायरस जो है वो फैलाव कर रहे हैं अपने से, फिर बच्चों में वायरस जाएगा और फिर बच्चे अफेक्ट होंगे। तो मेरा यही अभी तक का जो अभी मैं इससे गुजरा हूँ, इस कोरोना से भी गुजरा हूँ, खुद मैं पॉजिटिव भी रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप अपने बच्चों से अलग रहिए, दूर रहिए, क्योंकि ये अफेक्ट जो है, ये जो भी ये व्यक्ति है बाहर काम करने वाला, उनसे अफेक्ट होने वाले, डायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका बच्चा घर में रहता है, घर के अंदर रहते हैं, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते हैं, एक रूम में है, किचन और रूम वही उनका अभी कुछ महीनों के लिए उनका जो जिसे कहते हैं कि वही उनका लिमिटेशन बना हुआ है रहने का, खाने का, पीने का। तो मुझे लगता है वो उनको आप उसी तरह से रहने दीजिए अभी और 4-6 महीने के लिए। जिस तरह उनको वैक्सीनेशन हो जाती है, फिर आप उसको बाहर ले जा सकते, घुमा सकते, फिरा सकते, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो स्थिति बनी हुई है वो है रूम में ही रहना है, घर में ही रहना है, घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। किचन और उनका बेडरूम वही उनका लिमिटेशन है, सीमित उनकी सीमा है, तो वही अगर रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। और जो व्यक्ति है बाहर से आने वाला, वो उनकी मर्यादा समझना चाहिए कि अभी ये 4 महीने के लिए वो उनसे इतना नज़दीकी न बनाए, क्योंकि ये हमसे ही अफेक्ट होने वाले हैं। बच्चों में भी डायरेक्टली कोई चीज़ आने वाली नहीं है घर के अंदर में। तो वो अगर मास्क लेके अगर उनको लेते हैं, नज़दीक लेते हैं, तो वो सही रहेगा, क्योंकि हर एक में सिम्टम्स आएंगे वो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। किसी किसी में सिम्टम्स आते भी है, किसी किसी में सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव रहते हैं। तो वो आप फिर बाहर से इन्फेक्शन घर में लेके जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो दूरियां बना के रखिए, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है उसमें कहा ही गया है, मेडिकल सिस्टम में, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंट अगर आप करते हैं तो वो क्योर करने का विषय नहीं है। तो इसलिए ये प्रिवेंशन का ही विषय है कि आप उनको प्रिवेंट करिए। बच्चों को उनका लाड़ प्यार का विषय जो है आप चाहे 4-6 महीने बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल दूरियां बना के रखिए। जो घर में व्यक्ति है, उनकी मम्मी जो है वो उनसे नज़दीकियाँ बना के रखेगी, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति है वो थोड़ा उनसे दूरी रहे तो अच्छा रहेगा। मेरा ये जो अभी का मेरा आकलन है वो मैं खुद के ऊपर से मैं कर रहा हूँ कि किसी को ये आकलन सही भी लगेगा, गलत भी लगेगा, लेकिन मैं अब जब यहाँ तक जो सोचा हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ अगर मैं दवाई की बात करूँगा, दवाई मीन्स ये कोई सिम्टम्स है इसी के बाद में लेना, ऐसा नहीं है। मैं जो भी दवाई बताऊँगा वो आप रूटीन में दवाई ले सकते हैं। दवाई का या रसायन थेरेपी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, इम्यूनिटी को अच्छा करे, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाए, ताकि उनमें फिर जो भी अगर सिम्टम्स आती भी है तो तुरंत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो तज्ञ लोग हैं उनका वही मानना है कि जो बच्चों में भी वो आएगी भी या बच्चे अफेक्ट होंगे, लेकिन उसमें फिर वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं रहेंगे। तो उनको बचने के लिए, उनका रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं यही आपसे अभी आज शेयर करूंगा। उसमें एक तो पहले से ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो किया था मैंने च्यवनप्राश के बारे में। ये जो है ये च्यवनप्राश है, ये च्यवनप्राश है। तो सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है च्यवनप्राश, और ये बच्चा कोई भी खा सकता है, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है बच्चों में खाने के लिए।
ये सिर्फ दूध से, इसके ऊपर से दूध पीना है, च्यवनप्राश खा लिए ऊपर से दूध पी लिए, ये करना है। भूखे पेट लेना है इसको। जिस तरह से उनका डाइजेशन है उस तरह से उनकी मात्रा रहेगी। छोटे से छोटा बच्चा रहेगा तो 1 ग्राम से आधा ग्राम से भी शुरू कर सकते हैं और 5 से 10 ग्राम तक इसको बढ़ा सकते हैं आप मात्रा को। सवेरे शाम भी दे सकते हैं, सवेरे 7-8 बजे दे दिए, शाम को 5-6 बजे दे दिए, तो ये भी इसका टाइमिंग रहेगा। सिर्फ उनका जो एब्डोमेन है वो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, उनकी लैट्रिन बाथरूम ये अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत पेशेंट में जो है वो लैट्रिन अफेक्ट हो जाती है, उनमें कोई कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर आव जैसा कंडीशन बनती है, तो उनके अग्नि के हिसाब से या फिर डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से ये पंचकर्मा की मात्रा रहेगी। तो उनका कोष्ठ शुद्धि करने के बाद में ये सभी जो चीज़ें ये आप अपने नज़दीक के कोई फिजिशियन रहते हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो फिर आपको बताएंगे कि किस मात्रा में किस उम्र के पेशेंट को दे सकते हैं। अभी एक कंसेप्ट चल रही है सुवर्ण प्राशन की, ये भी एक अच्छी कंसेप्ट है। सुवर्ण भस्म रहता है, उसमें फिर कुछ ब्राह्मी घृत उसमें मिलाते हैं, जो अलग अलग दवाई से बना हुआ घृत रहता है, और शहद मिलाते हैं। तो ये भी एक अच्छा अभी रोग प्रतिकार क्षमता वर्धक अभी कल्प है, ये भी आप ले सकते हैं, रोज़ाना ले सकते हैं इसको। बाकी ये गिलोय का रस है, ये सभी देख रहे होंगे गिलोय का रस। ये गिलोय का रस गुड़वेल कहते हैं, जिसको गिलोय कहते हैं या अमृता भी कहते हैं, इसका नाम है। ये है तुलसी का रस, तुलसी का रस। ये गिलोय और तुलसी का रस जो है ये बच्चों में दे सकते हैं आप, तो ये अच्छा रसायन का काम करता है। ये रुदंती करके एक प्लांट आता है, वो भी रसायन में काम आता है। एक अभ्रक भस्म है, ये सभी को पता है, शायद सभी जानते हैं अभ्रक भस्म को। नागर मोथा है जो ज्वर में अच्छा कार्य करता है, नागर मोथा। एक गुड़वेल आता है, गुड़वेल का एक तो अभी मैंने रस भी दिखा है, गुड़वेल का एक सत्व है, ये सत्व बुखार में काम आता है। इसमें फिर एक ज्येष्ठ मध है, मधुयष्टि करके आता है। मैं आपको वही प्लांट बता रहा हूँ कि जो बच्चे ले सके, ऐसा नहीं कि कड़वाट है इसमें। ये सीतोपलादी, इसमें सीता मीन्स सीता रहती है, इसमें खड़ी शक्कर रहती है, इसलिए उसको सीतोपलादी आया है वो। ये पिप्पली का, ये थोड़ा कड़वाट रहता है पिप्पली का। तो ये अगर आप शहद के साथ में या फिर गुड़ के साथ में इसको मिला के देते हैं, उनका पेस्ट बना के देते हैं, तो बच्चे ले पाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, घर का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार इनको अच्छा लगा, ये टेस्टी लगा, तो बच्चे खुद ही बोलेंगे कि मुझे वो आप बना रहे हो जो चाटन है, उसको हम एक आधा बर्तन लेके छोटा सा, तो उसमें बनाते हैं इसको सब दवाई को मिक्स करके और देते हैं, तो बहुत टेस्टी बनता है। ये कोई भी बच्चा ले सकता है, शहद में इसको मिला के आप दे सकते हैं, या फिर शहद नहीं है आपके पास में तो गुड़ के साथ में दे सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें घर पे मिलने वाली चीज़ें, गुड़वेल हर एक घर में वेल रहता है, इसका जो प्लांट है ये रहता है गुड़वेल का, इसकी लता रहती है, तो ये भी आप इसका जो कांड रहता है, इसकी लकड़ी रहती है, उसका काढ़ा बना के या उसका फिर सत्व भी आता है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। बाद में मीरे घर पे ही रहते हैं, तुलसी का घर पे रहता है, तुलसी का रस और तुलसी के पत्ते भी आप उसको देते हैं, उसका रस बना के देते हैं, उसमें शहद डाल के, मीरे डाल के या पिप्पली डाल के, वो भी अच्छा कारगर उपयुक्त होता है। अदरक या फिर सूंठ रहता है, वो भी इसमें उपयुक्त आता है। इसका ड्रॉप भी मिलता है मार्केट में, हल्दी का ड्रॉप मिलता है, तो वो कोई कंपनियाँ वो ड्रॉप भी बनाती है, तो उसका ड्रॉप अगर गुनगुने पानी में अगर पीते हैं तो वो भी अच्छा है। तो ये सभी जो चीज़ें मैंने बताई है कि ये सीतोपला मैंने बताया, तो ये भी बहुत टेस्टी है, सभी ले सकते हैं इसको। इसका कोई कड़वाहट नहीं रहता है। एक अगस्त्य रसायन करके आता है, वो भी आप देख सकते हैं। आंवला का आप डेली उपयोग कर सकते हैं, आंवला का मुरब्बा आता है, आंवला कैंडी आती है, तो वो भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बारे में अगर एनर्जेटिक रखना है आपको, तो काजू है, बादाम है, अंजीर है, मनुका है, खरजूर है, गोडम्बी करके आता है, भल्ला तक के अंदर रहता है, बीबा जो रहता है सेमीकार्पस एनाकार्डियम करके आए, तो बीबे के अंदर में गोड़म भी रहता है, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये सभी ड्राई फ्रूट्स इसको आप रेगुलर शुरू करिए, सवेरे सवेरे इसको लिए तो काफ़ी अच्छा ये रोल है। बुखार, अगर छोटा मोटा बुखार है वो भी इसमें कम हो जाता है। इसमें फिर कुछ कुल्ला अगर करना है, गार्गलिंग करनी है गले में, तो कुछ कफ अगर है तो जो मैंने एष्टी मधु बताया उसका भी आप गार्गलिंग कर सकते हैं, हल्दी का गार्गलिंग कर सकते हैं। गुनगुना पानी में इसको अगर थोड़ा काढ़ा जैसे बना लिए और उसका गार्गलिंग हो सकता है। जो अंदर में अगर कफ अगर है तो वो कफ निकल के आएगा अगर गार्गलिंग इसका होता है तो, एष्टी मधु का। तो स्त्यानता कहते हैं कफ की, स्त्यान कफ कहते हैं, जो चिपका हुआ कफ है वो निकल के बाहर आएगा। वासावलेय एक आता है, वासा का बना हुआ, तो वासावलेय भी मिठाई रहता है, वो भी दे सकते हैं आप इसको। और फ्रूट्स में है, जो फ्रूट भी आप रखिए, उसमें सेब है, चीकू है, मीठा अनार है, ये भी रख सकते हैं।
तो ये अगर सभी चीज़ें अगर आप अभी से करेंगे, अभी थर्ड वेव आई नहीं है, अभी कोई बच्चे जो है ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सभी घर पे है, सेफ़ है। लेकिन मुझे लगता है कि प्यास लगने के बाद में कुआँ खोदने से कोई मतलब नहीं है। अभी अगर आप कुआँ खोद के रखते हैं तो आप जब भी आपको प्यास लगे तो आप तुरंत उससे पानी निकाल के पानी पी सकते हैं, आपकी प्यास बुझ सकती है। उसी तरह से मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर हम कंसेप्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि चय एव जयत दोषः, अगर चय की अवस्था ही है तो तभी आप इसको जय करो, उसका विजय करो, उस दोष को नाश करो। तो अभी से अगर आप रोग प्रतिकार क्षमता अगर बढ़ाते हैं बच्चों की, उनका प्रॉपर डाइट का ध्यान रखते हैं, उनकी नींद का ध्यान रखते हैं, उनके घर के अंदर ही खेल कूद का ध्यान रखते हैं, तो जैसे कोई अगर जो घर के अंदर अगर चेस रहा या फिर कैरम रहा, उस तरह से गेम में आप इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ में, तो बच्चों की जो एक्टिव रहता है वो एक्टिव स्टेट में रहता है। ऐसा नहीं कि वो सोते जा रहे, इस तरह का कंडीशन नहीं है। आप उनके साथ में खेलना भी है, घर के बाकी सदस्य उनके साथ में खेल सकते हैं। कैरम का खेल है, चेस का खेल है, बाकी छोटे मोटे जो उनके गेम्स रहते हैं वो भी खेल सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें एक्टिव रहने के लिए बच्चों में काफ़ी असरदार है। तो ये जो मैंने आपको बताया, आपसे शेयर किए जो भी बातें हैं, वो आप तुरंत इसको फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि आपके बच्चे अफेक्ट ना हो और आपके बच्चों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी रहे। ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी बच्चा ले सकता है, किसी भी उम्र का बच्चा ले सकता है। आपको सिर्फ उसका पेस्ट बनाना है, कुछ छोटा सा अगर आपने ले लिया एक आधा पात्र, आपने उसमें पेस्ट बनाना है शहद या गुड़ के साथ में, और दे सकते हैं। मीठा रहता है, इस कारण बच्चा भी बहुत इसको टेस्ट से लेते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका जो नोटिफिकेशन है आपको आते रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आपके बच्चों का भी सेक में रखना है। बहुत लोग अभी अफेक्ट हुए हैं, बुजुर्ग अफेक्ट हुए हैं, सबके घर के कोई ना कोई नियर और डियर इसमें डेथ हुआ है, ये सभी को पता है। लेकिन अब बच्चों के इसमें हमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। हम अभी से इसमें लग जाते हैं कि हमारा किसी का भी कोई बच्चा, भारत का बच्चा या किसी वर्ल्ड का बच्चा कोई अफेक्ट ना हो। आप इस जो मेरे अभी तक बताया ये पर्सनल पूरा व्यू है, ये किसी को सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, वही मैंने आपसे शेयर किया है। आप इसको अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।